नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं जो अपनी EMRS को लेकर आईसीटी की जो टेस्ट सीरीज चल रही थी उन सभी टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं। ये सारे के सारे वीडियो सॉल्यूशंस आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। एक आप सबसे मैं क्षमा चाहूँगा, मैं 3-4 दिन से क्लासेज नहीं ले पा रहा था। मेरा जो गला है वो बड़ा डिस्टर्ब था और मुझे बड़ी भी तकलीफ़ हो रही थी कि मैं इस लास्ट मोमेंट पे आपके साथ नहीं हूँ। अभी भी मेरी पोजीशन ऐसी नहीं है कि मैं पढ़ा सकूँ, लेकिन फिर भी अब के बाद अगर पढ़ाना होगा तो फिर क्या फ़ायदा है। फिर भी आप कोशिश करना कि अगर वीडियो नहीं देख पाए तो भी PDF भी मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। उन PDF के माध्यम से भी ये सारे टेस्ट 14 टेस्ट है, एक का सोल्यूशन पहले हो चुका है और 13 टेस्ट का सोल्यूशन है वो आपको दे रहा हूँ। उनको आप अच्छे तरीके से जरूर देख के जाना, ये मेरी सबसे एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि अच्छे क्वेश्चंस हैं और बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस हैं, इनको आप अच्छे तरीके से देख कर जाना। ठीक है, तो आज जो अपन सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं वो अपने पास है जो हमारा आईसीटी का मॉक टेस्ट सेकंड था, उसके सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। जितने भी साथी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो स्टार्ट करते हैं। हर एक मॉक टेस्ट में 20 क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो मेरी कोशिश ये है कि फास्टली मैं आपको इनको अच्छे तरीके से समझा सकूं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अगर बात करें, कोई साथी KVS NVS के लिए तैयारी कर रहा है, TGT PGT या नॉन टीचिंग स्टाफ पे, तो इसमें मेरा बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी का बैच चल रहा है। 199 में आप बैच को ज्वाइन कर सकते हो। एक मेरा इसमें बैच है 375 का, जिसमें बुक भी फ्री है। अगर आपको बुक चाहिए साथ में तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं, और बिना बुक वाला चाहिए तो 199 में आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। देखते हैं टेस्ट नंबर जो सेकंड था आपका, जो एप्लीकेशन में दिया गया था, उसका पहला क्वेश्चन कौन सा है ये देखिएगा। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में क्या सम्मिलित नहीं है, यानी कि जो हमारी क्या है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, इसमें किसको शामिल नहीं किया जा सकता है। तो ऑनलाइन लर्निंग की बात कर रहा है, लर्निंग थ्रू मोबाइल एप्लीकेशन। बिल्कुल, देखो ऑनलाइन लर्निंग भी आईसीटी में आता है, और लर्निंग की अगर बात करें मोबाइल एप्लीकेशन, वो भी ठीक है। वेब बेस, वेब का मतलब होता है इंटरनेट, वेब का मतलब क्या होता है, इंटरनेट होता है। वेब का मतलब इंटरनेट होता है, तो इंटरनेट के माध्यम से भी होता है। लेकिन ऑफलाइन जो लर्निंग है वो हमारा किस में नहीं आता, किस में नहीं आता, तो आप बोल सकते हैं कि वो हमारा किस में है, नहीं है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन में शामिल नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर ई लर्निंग की बात करें, ई लर्निंग की बात करें, तो इसी को हम ऑनलाइन लर्निंग बोलते हैं, ऑनलाइन है लर्निंग बोलते हैं। इसी को हम डिस्टेंस लर्निंग बोल देते हैं, डिस्टेंस लर्निंग। एक ही बात है, ऑनलाइन लर्निंग बोलो, डिस्टेंस लर्निंग बोलो, डिजिटल लर्निंग बोलो, तो ये एक ही मतलब है इन सभी का। तो ऑफलाइन जो है हमारा इसका पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फादर ऑफ एआई का मतलब आप जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई का मतलब क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कंप्यूटर में अपने पास अपना खुद का आईक्यू नहीं होता। कंप्यूटर का जो आईक्यू होता है वो 0 होता है। कंप्यूटर की खुद की कोई सोचने की क्षमता नहीं होती। हमारा जो ह्यूमन नेचर है उसमें हम कुछ ना कुछ सोच सकते हैं, ऐसा कंप्यूटर नहीं सोच सकता। इसकी सोच को डेवलप करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लिया गया है, एआई का यूज किया गया है। एआई जो है, इसके फाउंडर की बात की, अच्छा पर्सन है, आज के समय का पर्सन है कि एआई के फाउंडर कौन है। तो अगर कोई पूछे एआई के फाउंडर की बात, तो आप सब जानते हैं एआई के फाउंडर में 2 सवाल बनते हैं। पहला सवाल बनता है कि एआई के फाउंडर अगर कोई पूछे भारत में कौन है, तो है राज रेड्डी। कौन है, राज रेड्डी है। ये सवाल मैंने बहुत बार बताया है बैच के दौरान। और वैसे पूछे तो जॉन मैककार्थी है। कौन है, जॉन मैककार्थी है, जॉन मैककार्थी है। एआई के जनक कौन है, जॉन मैककार्थी। फादर ऑफ एआई इन इंडिया की बात कर रहा है, इंडिया में कौन है, इंडिया में कौन है, राज रेड्डी है। कौन है, राज रेड्डी है। अरमन होलरिथ की अगर बात करें तो यह है फादर ऑफ पंच कार्ड। कौन है, फादर ऑफ पंच कार्ड। पंच कार्ड के जो पिता है वो कौन है, हरमन होलरिथ है। पंच कार्ड के जनक कौन है, हरमन होलरिथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ई लर्निंग मॉडल नहीं है, कौन सा ई लर्निंग का मॉडल नहीं है। हमने अभी पीछे देखा कि ई लर्निंग को ऑनलाइन लर्निंग, डिस्टेंस लर्निंग या हम डिजिटल लर्निंग भी कह सकते हैं। अब सवाल है कि ई लर्निंग में कौन कौन से मॉडल आते हैं। इसको समझने से पहले आपने जरूर पढ़ा होगा ई कॉमर्स।
ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में क्या आता है, B2B, B2C और C2C। क्या आता है, जैसे एक आता है B2B, बिजनेस टू बिजनेस, दूसरा आता है B2C और तीसरा आता है C2C। ये ई कॉमर्स के तीन मॉडल है, ये ई कॉमर्स के तीन मॉडल है। ऐसे ही कोई पूछे कि ई लर्निंग के मॉडल कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहला आता है सिंक्रोनियस, दूसरा एसिंक्रोनियस, और तीसरा इसमें आता है वो आता है प्योरली ऑनलाइन, प्योरली ऑनलाइन। ये तीन मॉडल इसमें आते हैं। तो पूछा है कि इनमें से कौन सा नहीं है, प्योरली ऑनलाइन भी है, एसिंक्रोनियस भी है, सिंक्रोनियस भी है। बट सेल्फ स्टडी जो है, अगर मान लो ये सवाल आपने कभी नहीं भी पढ़ा है तो डरने की बात नहीं है, क्योंकि सेल्फ स्टडी किसी भी पार्ट में नहीं आता। ई लर्निंग में, एजुकेशन लर्निंग में, डिस्टेंस लर्निंग या ऑनलाइन लर्निंग में नहीं शामिल किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ई लर्निंग का मतलब है जैसे आप यूट्यूब पे क्लासेस देख रहे हो, एप्लीकेशन के माध्यम से क्लासेस देख रहे हो, ये सब हमारा किस में आ जाता है दोस्तों, ई लर्निंग वाले पार्ट में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 बिट बराबर होते हैं, ये आप सब जानते हैं। अगर 4 बिट का समूह है, कितने बिट का समूह है, 4 बिट का है, तो ये एक निबल कहलाता है। 4 बिट के समूह को एक निबल कहते हैं। और वही अगर 8 बिट के समूह की बात करें तो उसको हम 2 निबल भी बोल सकते हैं और 1 बाइट भी बोल सकते हैं, 1 बाइट भी बोल सकते हैं। तो अगर कोई पूछे कि 4 बिट का समूह है वो क्या होता है, 1 निबल है। क्या है, 1 निबल। 1 किलो बाइट की अगर बात करें तो 1024 अगर बाइट हो सॉरी 1 किलो बाइट होता है। 1024 बाइट हो तो 1 किलो बाइट होता है। मैं क्षमा चाहूंगा आप सबसे भाई, हाथ जोड़ के, कि लास्ट मोमेंट में मैं ये क्लासेस दे रहा हूँ आपको, तो वही एक रिकॉर्डेड फॉर्म में, और थोड़ा आपको बीच में डिस्टरबेंस भी होगी। मैं कोई फालतू की बात नहीं करके और आपके एग्जाम ओरिएंटेशन की ही बात करने के लिए आया हूँ। ठीक है, आराम से आप इस क्लास को अच्छे से देख के जाइएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स का लाभ नहीं है। ई कॉमर्स के फायदे क्या क्या है। ई कॉमर्स का मतलब होता है इंटरनेट पर व्यापार करना। जैसे हम कोई भी सेल परचेज कर रहे हैं इंटरनेट का सारा लेकर, जैसे आप अमेजोन से कुछ मंगा रहे हैं, फ्लिपकार्ट से मंगा रहे हैं, मीशो से मंगा रहे हैं, ये बहुत सारी ऐसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हैं जिसका सहारा लेकर आप कुछ ना कुछ सेल परचेज का काम कर रहे हैं। ये हमारे पास है ई कॉमर्स। अब ई कॉमर्स के फायदे क्या है। ई कॉमर्स का पहला बेनिफिट है कि आप कभी भी शॉपिंग कर सकते हैं 24/7 में। ऐसा नहीं है कि दिन में बाजार खुला है उसी समय शॉपिंग कर सकते हैं। दूसरा, आप क्या कर सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी की फैसिलिटी है, इजी टू रिटर्न की फैसिलिटी है, और सबसे बड़ी बात है होम डिलीवरी की फैसिलिटी है, पे ऑन लेटर की फैसिलिटी है। ये सब फायदे हैं। कॉस्ट में देखें तो हम कंपेयर कर सकते हैं अलग अलग कंपनी के प्रोडक्ट को, वैरायटीज हमें बहुत ज़्यादा मिल जाती है। ये सब ई कॉमर्स के बेनिफिट में आते हैं, ई कॉमर्स के बेनिफिट के अंदर आते हैं। अब देखते हैं कि ऑप्शन कैसा है। ऑप्शन के आधार पे हम देखेंगे कि कौन सा ई कॉमर्स का बेनिफिट नहीं है। पहला कह रहा है तेज प्रोसेसिंग। बिल्कुल, आप अगर कोई भी चीज़ परचेज कर रहे हैं तो आप फास्टली प्रोसेस कर सकते हैं, और इवन कि आपने पहले कोई शॉपिंग की हुई है उस प्लेटफॉर्म से तो आपको कुछ करना ही नहीं है, एक सिंगल क्लिक से आप सारा का सारा परचेजिंग का काम कर सकते हैं। दूसरा है हमेशा बने रहना। हमेशा बने रहने का मतलब परमानेंटली 24/7, हमेशा बने रहने को इन्होंने लिखा है 24/7, यानी कि 24 घंटे 7 दिन। अगर रात को 12 बजे भी आपका मन करे कि हम परचेज करना चाहें तो आप ऑनलाइन परचेजिंग कर सकते हैं। कम लागत मूल्य यानी कि लो कॉस्ट वाला सिस्टम है। बिल्कुल, आप लो कॉस्ट में भी परचेज कर सकते हैं। बट इनकन्वीनियंस की बात करें, लेकिन इनकन्वीनियंस जो है ऐसा नहीं है। इनकन्वीनियंस कहाँ है, कन्वीनियंट है। ये तो क्या है, कन्वीनियंट है। तो कौन सा लाभ नहीं है, तो असुविधाजनक। ये तो सुविधाजनक है, ये तो सुविधाजनक है, ये तो कन्वीनियंस है हमारे लिए, हम सबके लिए कन्वीनियंस है कि हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। तो ई कॉमर्स के नुकसान क्या क्या है। अगर आपको इंस्टेंट डिलीवरी चाहिए किसी प्रोडक्ट की तो ये पॉसिबल नहीं है। मैं जोमेटो स्विगी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ब्लिंकिट्स की बात नहीं कर रहा हूँ। बट ये है कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में अगर देखें तो इंस्टेंट डिलीवरी अभी तक पॉसिबल नहीं है। हाँ, आने वाले समय में हो सकता है, जैसे ब्लिंकिट्स आया है तो ये बहुत कोशिश है कि 8 से 9 मिनट में आपको प्रोडक्ट डिलीवर कर रहा है। बट उनके पास एक लिमिटेड क्राइटेरिया में प्रोडक्ट्स है। लेकिन अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे है अनलिमिटेड में, आप जो चाहिए आप ले सकते हैं। बट ब्लिंकिट की लिस्ट में जो प्रोडक्ट है इसके अलावा आप नहीं ले सकते। हो सकता है वो चीज़ें अपडेट होती रही समय के साथ साथ, वो अभी नया है तो हो सकता है वो आने वाले समय में इस पर काम करे। लेकिन सबसे बड़ा डिसएडवांटेज हो सकता है इंस्टेंट डिलीवरी पॉसिबल नहीं है। दूसरा ये होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं अभी भी
जहाँ पर इंटरनेट की सुविधा नहीं है। आप और हम अगर क्लास देख रहे हैं तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि हमारे पास इंटरनेट है तो सबके पास। ऐसे रूरल एरियाज है जिस लोकेशन पर न डिलीवरी वाला जाता है और ना वहाँ पर ये चीज़ें पॉसिबल हो पाती है। तो लेकिन कुछ ऐसी लोकेशंस है, ऐसी मतलब नहीं है, मोस्टली जो ग्रामीण एरिया है अभी तक कवर प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है। मतलब शहर के आसपास के जो ग्रामीण एरिया है उनमें तो हो सकता है, लेकिन अगर ज़्यादा डिस्टेंस पे है तो उनमें प्रॉब्लम आती है। तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेज भी है, ऐसा नहीं है सारे फायदे हैं, बट फायदे में अगर देखा जाए तो अप्रोक्सीमेट ये जो मैंने आपको बताया सभी इसके बेनिफिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, WTO क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। WTO की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजूर क्या है? देखो सवाल अगर आए एजूर आए, वन ड्राइव आए, एजूर आए, वन ड्राइव आए, आई क्लाउड आए, गूगल ड्राइव आए, गूगल ड्राइव आए, वन ड्राइव आए, इसके बाद AWS आए, अमेजोन वेब सर्विस, अमेजोन वेब सर्विस, ये सब के सब हमारे पास क्या है? क्लाउड है। क्लाउड का मतलब है आप अपने डेटा को इंटरनेट के सारे किसी दूसरे सर्वर पर क्या कर रहे हैं? स्टोर कर रहे हैं। जैसे गूगल में आपकी फोटोज पड़ी होती है, वो क्लाउड फैसिलिटी की बात करते हैं। ये सब क्या है? क्लाउड है। एजूर किसका है? एजूर जो क्लाउड है ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। किसका है? एजूर और वन ड्राइव दोनों माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के हैं। आई क्लाउड जो है ना ये एप्पल कंपनी का है। गूगल ड्राइव गूगल का है और AWS अमेजोन का है। किसका है? अमेजोन का है। AWS अमेजोन का है। नेक्स्ट, ईमेल की बात है, वेब ब्राउजर सर्च इंजन आप जानते हैं। गूगल की बात करें, याहू की बात करें, यांडेक्स की बात करें, डकडकगो की बात करें, इकोशिया की बात करें, बैदू की बात करें, बिंग की बात करें, MSN की बात करें, A9 की बात करें, टिनाई की बात करें, अल्टा विस्टा की बात करें, लाइकोस की बात करें, गुरुजी.com की बात करें, ये सब क्या है दोस्तों? सर्च इंजन है। वहीं वेब ब्राउजर की अगर बात करें तो एयरवाइज की बात करें, गूगल क्रोम की बात करें, मोजिला फायरफॉक्स की बात करें, सफारी की बात करें, इंटरनेट एक्सप्लोरर की बात करें, माइक्रोसॉफ्ट एज की बात करें, ओपेरा की बात करें, ओपेरा मिनी की बात करें, मोजेक की बात करें, एपिक की बात करें, नेटस्केप नेविगेटर की बात करें, कनकरर की बात करें, मैक्सथन की बात करें, फ्लॉक की बात करें, ये सब क्या है? वेब ब्राउजर है। ये सब वेब ब्राउजर, और मैंने डिटेल में मेरी मैराथन में सब मैंने बताया हुआ है। ठीक है, ये अपने पास है। ईमेल सर्विस की बात करें तो गूगल की जो ईमेल सर्विस है जीमेल के नाम से, याहू की मेल सर्विस है जो याहू मेल के नाम से, और वही अगर पूछे कोई कि माइक्रोसॉफ्ट की कौन सी है तो आउटलुक के नाम से मेल सर्विस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? भाषा मतलब कंप्यूटर की लैंग्वेज नहीं है। पाइथन भी है, सी शार्प बोलते हैं इसको। लोइन नाम की कोई भी लैंग्वेज नहीं है, लोइन नाम की लैंग्वेज नहीं है। सी है, C++ है, जावा है, फॉक्स प्रो है, VB है, .NET है, SQL है। सी शार्प की बात करें, ये सारी हमारे पास, पाइथन की बात करें, AI की बात करें, मशीन लर्निंग की बात करें, सब कंप्यूटर की क्या है? लैंग्वेजेज की बात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एक वेब ब्राउजर है? कौन सा एक वेब ब्राउजर है? जियो पेज की बात करें तो एक वेब ब्राउजर है। किस कंपनी का है? जियो कंपनी का है। अभी मैंने ये नाम बताए थे, गूगल है, याहू है, इकोशिया, ये सब क्या है दोस्तों? सर्च इंजन है। ये सब क्या है? सर्च इंजन है। ये सब क्या है अपने पास है? सर्च इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? अच्छा सवाल है। भारत के पहले ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित अगर पूछे कि भारत का पहला OS, मैं एक लाइन लिख देता हूं, भारत का पहला OS पूछे तो वो है बॉस। कौन सा है? बॉस। और भारत का पहला वेब ब्राउजर पूछे, भारत का पहला वेब ब्राउजर पूछे तो दोस्तों है एपिक। कौन सा है? एपिक है। भारत का पहला माइक्रो प्रोसेसर पूछे तो है शक्ति। भारत का पहला माइक्रो प्रोसेसर पूछे तो शक्ति है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर पूछे तो वो कौन सा है? परम है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम है। वहीं अगर बात करें भारत का पहला एक स्क्रिप्ट कोड है, वो है ISCII। अमेरिका का जो है वो ASCII है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ISCII का मतलब क्या है? इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज की बात करते हैं। तो अगर कोई पूछे, ये सब नाम मैंने लिखे हैं, तो भारत का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? बोश है। बोश का अगर कोई फुल फॉर्म पूछे तो भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन है। भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन है।
भारत है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन है, सिस्टम है सॉल्यूशन है, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम है सॉल्यूशन है। बोस की फुल फॉर्म की बात करें, परम की फुल फॉर्म है पैरेलल मशीन, और भारत का पहला जो माइक्रो प्रोसेसर है वो कौन सा है, शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर दो कैटेगरी में होते हैं, एक होते हैं एप्लीकेशन और एक होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर आ जाता है, डिवाइस ड्राइवर आ जाता है और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आ जाता है, ये सब आ जाते हैं। तो असेंबलर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिवाइस ड्राइवर है, ये सब के सब हमारे पास क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जैसे फोटोशॉप आ गया, एमएस ऑफिस आ गया, फोटोशॉप आ गया, एमएस ऑफिस आ गया, फोटोशॉप आ गया, एमएस ऑफिस आ गया, ये सब क्या होते हैं, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब होता है जो यूजर के लिए जरूरी है, और सिस्टम का मतलब है जो हार्डवेयर और सिस्टम के लिए जरूरी होते हैं, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। नेक्स्ट, लाईफाई के बारे में देखो, एक होता है वाईफाई, वाई और फाई। वाईफाई का मतलब होता है वायरलेस फिडेलिटी, वायरलेस फिडेलिटी, वायरलेस फिडेलिटी। और लाईफाई का मतलब होता है लाइट फिडेलिटी, लाइट फिडेलिटी। एक कॉमन डिफरेंस मैं बता देता हूं, ये लाईफाई है, ये फास्ट है वाईफाई की तुलना में, ये फास्ट है वाईफाई की तुलना में। लाईफाई की फुल फॉर्म लाइट फिडेलिटी होता है, ऑप्शन नंबर बी है। क्या पूछा है इसने, ये आपको पता चल गया कि कौन सा कथन सत्य है। लाईफाई का मतलब क्या होता है, लिस्ट फाइल नहीं होता। लाईफाई इज ए टाइप ऑफ वाईफाई, नहीं वाईफाई का टाइप नहीं है, ये लाइट है, वीएलसी के माध्यम से, विजुअल लाइट कम्युनिकेशन के माध्यम से डेटा ट्रांसफर करने की एक टेक्निक है। नेक्स्ट, कौन सी एक वेब आधारित ईमेल सेवा है, कौन सी एक वेब आधारित ईमेल सेवा है। फायरफॉक्स की बात करें तो ये वेब ब्राउजर है, सॉरी वेब ब्राउजर है। नेटस्केप नेविगेटर की बात करें, ये भी एक वेब ब्राउजर है। हॉटमेल जो है ये है एक मेल सेवा। हॉटमेल के जो जनक है वो है सबीर भाटिया, सबीर भाटिया। हॉटमेल के जो जनक है वो कौन है, सबीर भाटिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की तेजी से काम करने की क्षमता को क्या कहते हैं। देखो कंप्यूटर अगर कोई भी कार्य करता है, फास्टली करता है, तो उसको हम कंप्यूटर की किससे मेजर करते हैं, स्पीड की बात करते हैं। जो हमारा कंप्यूटर होता है या सीपीयू होता है, उसकी स्पीड को हर्ट्ज में मापते हैं। किसमें मापते हैं, हर्ट्ज को शॉर्ट में HZ लिखते हैं। हर्ट्ज का मतलब होता है 1 साइकिल पर सेकेंड, 1 साइकिल है पर सेकेंड। ये कई बार सवाल आ जाता है कि सेकेंड में होता है किसमें, तो ये स्पीड की बात है। ऑटोमेशन का मतलब होता है स्वचालन, अपने आप कंप्यूटर अपना काम कर सकता है। वर्सेटिलिटी का मतलब सार्वभौमता। रिलायबिलिटी का मतलब विश्वास करने योग्य है, रिलायबल है। मशीन जो है वो हमारी क्या है, रिलायबल है, कंप्यूटर रिलायबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के जनक कौन है। हरमन होलरिथ, अभी बात की थी, पंच कार्ड के फादर है, पंच कार्ड, फादर ऑफ पंच कार्ड कौन है, हरमन होलरिथ। विंड सर्फ है, फादर ऑफ इंटरनेट है, फादर ऑफ इंटरनेट है, फादर ऑफ इंटरनेट है। चार्ल्स बेज की बात करें तो ये कौन है, फादर ऑफ कंप्यूटर है। और कंप्यूटर साइंस के जनक कोई पूछ ले आपसे, कंप्यूटर साइंस, तो वो कौन है, एलन ट्यूरिंग, एलन ट्यूरिंग। कंप्यूटर साइंस के जो जनक है वो कौन है, एलन ट्यूरिंग है। ठीक है। नेक्स्ट, वेब 3.0 की बात करें, वेब 1.0, वेब 1.0, वेब 2.0 और वेब 3.0। 2.0 और 3.0 की अगर बात करें तो 3.0 में हमारे पास क्या है, ब्लॉकचेन वगैरह, ये सब किस पे है, वेब 3.0 पर आधारित है। यानी कि ये कंसेप्ट ऐसा है कि इसमें डिसेंट्रलाइज सिस्टम के तरीके से, जैसे बिटकॉइन वगैरह है, ये सब क्या है, एक होता है सेंट्रलाइज सिस्टम, जिसको कोई कंपनी, जिसको कोई ऑर्गेनाइजेशन अकेली मेंटेन कर रही है, वो होते हैं सेंट्रलाइज। एक होता है डिसेंट्रलाइज, किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं हो सब चीज़ें, वो होते हैं डिसेंट्रलाइज। तो हमारे पास जैसे ब्लॉकचेन वगैरह है, ये क्या है, वेब 3.0 पर आधारित टेक्निक्स की बात करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा रोजगार सूचना प्रौद्योगिकी में सम्मिलित नहीं है। यानी कि अगर कोई पूछे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कौन सा जो रोजगार की बात करें, एम्प्लॉय जॉब की बात करें, तो किससे संबंधित नहीं है।
डेटाबेस मैनेजर की बात करें, डीबीएमएस जो है, डीबीएमएस कब मैनेज करोगे, जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एंटर करोगे तभी तो मैनेजमेंट की बात आएगी। वेब डेवलपर, अगर कोई वेबसाइट बनाओगे तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आएगा। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, सिस्टम को जो मैनेज करता है, संभालने वाला सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है। ऑल ऑफ द अबव कौन से सम्मिलित है, तो ये सारे के सारे किस में आ जाते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ही क्या है, जॉब इंक्लूडेड, या हम कह सकते हैं रोजगार की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम भारत का है, ये भी हम बात करके आए हैं, कौन सा है, बोस भारत का ऑपरेटिंग सिस्टम है, बोस ओपन सोर्स है, बोस ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। आईओएस एप्पल कंपनी का है, किसका है, एप्पल कंपनी का है, और किसके लिए है, मोबाइल के लिए है। विंडो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की है, किसकी है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की है। अच्छा, कमेंट करके बताना यूनिक्स के फाउंडर कौन है, यूनिक्स के फाउंडर कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू के दो मुख्य भाग, सीपीयू को हम माइंड ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, माइंड ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, माइंड ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, माइंड ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। इसके मेन दो भाग होते हैं, वो कंट्रोल यूनिट और एएलयू होता है। अगर मान लो इसकी बात करें कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, अगर ऐसा भी हो कि कंट्रोल यूनिट, एएलयू और रजिस्टर, तो रजिस्टर भी हो सकता है, बट इसमें क्या है, मेन जो पार्ट है वो सीयू और एएलयू, सीयू और क्या होते हैं, कंट्रोल यूनिट और एएलयू, इसके मेन दो पार्ट होते हैं, सीयू एएलयू, ठीक है। नेक्स्ट, आईटी एक्ट कब लागू हुआ था, आईटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और आप जानते हैं 17 अक्टूबर 2000 को ये लागू हुआ था, 17 अक्टूबर 2000 को लागू हुआ था। ये 17 नवंबर है, 17 नवंबर 2001, 2000 और 21 अक्टूबर 2000 की बात करें तो 17 अक्टूबर 2000 को आईटी एक्ट लागू हुआ था। क्लियर है बात यहाँ तक। नेक्स्ट, तो ये था अपना मॉक टेस्ट सेकंड। और मान लो कोई साथी ईएमआरएस के अलावा अभी केवीएस एनवीएस की भी तैयारी कर रहा है, तो ये मेरी बुक है, इसको आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। ये बुक है 195 की बुक है, 195 की बुक है। इसमें अलग से आपका डिलीवरी चार्ज वगैरह कुछ नहीं है, होम डिलीवरी की फैसिलिटी है। और किसी का मान लो पिन कोड वेरीफाई नहीं होता है तो इस नंबर पर आप मुझे मैसेज करके वेरीफाई, मान लो बहुत सारी ऐसी लोकेशन है जिनके पिन कोड वेरीफाई नहीं हो रहे होंगे, तो यहाँ से आप व्हाट्सएप मैसेज भेज देना, मैं पिन कोड वेरीफाई कर दूंगा। बेस्ट बुक है कंप्यूटर के लिए। जरूरी नहीं है कि सर ईएमआरएस का पेपर आ गया, आगे केवीएस के लिए, एनवीएस के लिए, स्टेट जो पीसी स्टेट के जितने भी एग्जाम्स है, जिस स्टेट से आप क्लास देख रहे हो उनके लिए बेस्ट बुक है, ठीक है। तो थैंक यू। अपना ये थे मॉक टेस्ट नंबर सेकंड के सॉल्यूशन की बात थी। अभी हम आगे वाले मॉक टेस्ट तीसरे की, ये सारी क्लासेस जरूर देख के जाना, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। इनकी पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक, एप्लीकेशन का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप अच्छे तरीके से तैयारी करके अपना पेपर दे के आइएगा। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।